तगड़ी टीम हो। तो आज हम इसी मैच पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास क्रिकबज़ की मैच रिपोर्ट है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ने ये लगभग नामुमकिन सा लक्ष्य कैसे हासिल किया, उनकी क्या रणनीति थी? भारत मतलब 330 बनाने के बाद घी कहाँ पर चूक गया, दोनों टीमों के लिए क्या सीख थी इस मैच से, चलिए इसी पर बात करते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं भारत की पारी से। टॉस हारकर पहले बैटिंग मिली भारत को। ऑस्ट्रेलिया के सामने ये हमेशा ही मुश्किल होता है। हाँ, और शुरुआत थोड़ी संभली हुई थी, रन उतने तेजी से नहीं आ रहे थे। स्मृति मंधाना भी शुरू में थोड़ा लय ढूंढती हुई नजर आई। जी, मेगन शूट खासकर अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रही थी। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ से प्रतिका रावल ने थोड़ा दबाव कम किया। वो चौथे ओवर में शूट पर 2 चौके, उससे थोड़ी रन गति बढ़ी। हाँ, ये दिलचस्प था क्योंकि ज्यादातर ध्यान मंधाना पर रहता है। शायद ऑस्ट्रेलिया की रणनीति रावल को जल्दी आउट करने की थी, पर उन्होंने वो शुरुआती दबाव अच्छा झेला। और फिर जब मंधाना ने हाथ खोले तब तो खेल ही बदल गया। बिल्कुल। वो 8वां ओवर सोफी मोलिनिक्स को 2 चौके और वो 1 छक्का, मुझे लगता है वहीं से पारी का मोमेंटम शिफ्ट हुआ। भी अटैक किया, वो बिल्कुल अलग टच में दिख रही थी। और उसी टच में वो रिकॉर्ड भी बन गया। किम गार्थ की गेंद पर वो पुल शॉट वाला छक्का सिर्फ छक्का नहीं था, वो हाँ, वो 5000 वनडे रन्स, सबसे कम उम्र में और सबसे तेजी से। कमाल की उपलब्धि है ये स्मृति के लिए। यकीनन उनकी क्लास और कंसिस्टेंसी दिखाता है ये। पर यहाँ एक सवाल ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। गार्थ को उस वक्त शॉर्ट बॉल डालना जब मंदाना सेट थी, क्या ये सही फैसला था? सोचने वाली बात है, बिल्कुल। खैर, मंधाना और रावल की पार्टनरशिप जम रही थी, लग रहा था भारत एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है। जी। और ऑस्ट्रेलिया ने फिर थोड़ी रणनीति बदली, धीमी गेंदों का इस्तेमाल शुरू किया रन रेट को कंट्रोल करने के लिए। आपको लगता है वो कारगर रहा? कुछ हद तक रन रेट थोड़ा सा नीचे आया और उसी दौरान एक बड़ा मौका भी बना था ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ, वो रावल का कैच छूटा था 41 पर, एलाना किंग ने छोड़ा था मिड विकेट पर, वो थोड़ा आसान लग रहा था। जी, अगर वो पकड़ा जाता तो शायद कहानी कुछ और होती, क्योंकि मंदाना भी सेट थी उस वक्त। खैर, क्रिकेट में ये अगर मगर तो चलता ही रहता है, पर ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। 25वें ओवर में मंधाना आउट हो गई। हाँ, मोलिनिक्स की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर कैच दिया। 80 रन की जबरदस्त पारी खेली उन्होंने। तो ये विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना बड़ा था, या भारत के लिए एक झटका जिससे वो शायद 350 पार नहीं जा पाए? मेरे ख्याल से दोनों। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा विकेट, क्योंकि मंधाना जिस तरह खेल रही थी वो शायद दोहरा शतक भी बना सकती थी। और भारत के लिए यकीनन एक सेट बल्लेबाज का जाना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर जब आप 350-400 सोच रहे हो। लेकिन क्रेडिट देना होगा भारत के मिडिल ऑर्डर को। बिल्कुल सही। अक्सर ऐसी स्थिति में टीमें लड़खड़ा जाती हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। रावल ने अपनी पारी जारी रखी, बेहतर रन बनाए उन्होंने। हाँ, हालांकि वो फिर सदरलैंड की गेंद पर पेरी को कैच दे बैठी फाइन लेग पे, लेकिन उसके बाद जो हुआ, हरमनप्रीत, जेमिमा, ऋचा घोष और अमनजोत कौर, हाँ, उन चारों ने मिलकर जो बैटिंग की, कमाल था। सिर्फ 72 गेंदों में 103 रन जोड़ दिए। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये इंटेंट था। हरमनप्रीत और ऋचा ने पावर हिटिंग दिखाई, बड़े शॉट्स लगाए। और जिमेमा, उन्होंने गैप्स बहुत अच्छे ढूंढे, तेजी से सिंगल्स डबल्स लिए, फील्डरों पर दबाव बनाए रखा। ये कंप्लीट मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग ने भी थोड़ी मदद की, मुझे लगा उतनी टाइट नहीं थी जितनी हम उम्मीद करते हैं। हाँ, कुछ मिस फील्डिंग हुई और वो अतिरिक्त रन, 13 वाइड, फिर वो 5 पेनल्टी रन भी मिले भारत को। हाँ, जब गेंद हिली के पीछे रखे हेलमेट पर लगी, हिली की कीपिंग भी थोड़ी ढीली लगी उस दिन। क्या ये बड़े मैच का दबाव था? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 300 से ऊपर रन बनते थे, कोई भी टीम दबाव में आ सकती है। ये एक्स्ट्रा रन बाद में काफी भारी पड़ सकते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की। डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी, खासकर सदरलैंड की, ओह जबरदस्त। किम गार्थ चोट की वजह से बाहर चली गई, लेकिन एनाबेल सदरलैंड ने जो जिम्मेदारी उठाई, कमाल था। वो धीमी गेंदें, वो ऑफ कटर, भारतीय बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था उनका। बिल्कुल, बहुत चतुराई से पेस चेंज किया, रूम नहीं दिया बल्लेबाजों को, और नतीजा ये हुआ कि भारत, जो एक समय लग रहा था 350 आराम से बनाएगा, हाँ। उन्होंने अपने आखिरी 5 विकेट सिर्फ 36 रन पर खो दिए, वो भी 36 गेंदों में। और पूरी टीम 48.5 ओवर में 330 पर ऑल आउट हो गई, मतलब 7 गेंदें बच गईं। क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है? शायद 15-20 रन कम रह गए। बिल्कुल, ये चिंता का विषय है। आखिरी ओवरों में इस तरह कोलैप्स करना दिखाता है कि फिनिशिंग में थोड़ी कमी रह गई। सदरलैंड ने 40 रन देकर 5 विकेट लिए। ये मैच विनिंग स्पेल था एक तरह से। हाँ, इसने ऑस्ट्रेलिया को एक साइकोलॉजिकल एज जरूर दिया होगा। हाँ। भले ही लक्ष्य 331 का था। 331, ये आसान नहीं था। जैसा हमने कहा, महिला वनडे में ये सबसे बड़ा चीज होना था। तो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत कैसी रही इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए? उनकी शुरुआत भी भारत की तरह थोड़ी धीमी और सतर्क थी। पहले 4 ओवर में सिर्फ 16 रन बने थे। भारतीय गेंदबाज अच्छी लय में दिख रहे थे। लेकिन फिर अलीसा हीली, जो शायद उस वक्त अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं मानी जा रही थी, उन्होंने अचानक से पासा पलट दिया। हाँ, वो अमनजोत कौर का ओवर, एक के बाद एक चौके, दबाव एकदम से रिलीज हुआ। फिर 9वें ओवर में क्रांति गौड़ को 19 रन पड़े। और उसके बाद फिर अमनजोत पर एक ही ओवर में 4 चौके। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो। ये टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है। दबाव झेलते हैं और फिर काउंटर अटैक करते हैं।
लेकिन भारत ने भी हिम्मत नहीं हारी। हाँ, 12वें ओवर में श्रीचरणी को लाया गया गेंदबाजी पर और ये मूव काम कर गया। बिल्कुल, आते ही फोबे लिचफील्ड को आउट किया, वो रिवर्स स्वीप खेलने गई और बैकवर्ड पॉइंट पे कैच दे बैक। चरनी और दीप्ति शर्मा की स्पिन जोड़ी ने बीच के ओवर्स में रन गति पर काफी कंट्रोल किया। ये एक अहम फेज था मैच का। जी, और भारत को विकेट्स भी मिले। रन रेट धीमा हुआ, लेकिन एक छोर पर हीली खड़ी रहीं। दूसरी तरफ एलिस पेरी थी, लेकिन उन्हें क्रैम्प्स आ गए। हाँ, उन्हें रिटायर हर्ट होकर जाना पड़ा। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका था उस समय। बहुत बड़ा। और उसके तुरंत बाद बेथ मूनी भी आउट हो गई, सिर्फ 2 रन बनाकर। वो जेमिमा रॉड्रिक्स का कैच, क्या डाइव थी, शानदार फील्डिंग। बिल्कुल। और फिर सदरलैंड को चर्नी ने बोल्ड कर दिया, तो 28th ओवर की शुरुआत में स्कोर था 173 और पेरी बाहर थी। ऐसा लगा कि अब मैच भारत की गिरफ्त में है। हाँ, वो एक मौका था जहां भारत मैच को पूरी तरह अपनी तरफ खींच सकता था। रन रेट भी बढ़ रहा था, पेरी का वापस आना तय नहीं था। लेकिन एलिसा हीली, उनके इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने एशले गार्डनर के साथ मिलकर न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि जबरदस्त काउंटर अटैक किया। हीली की वो पारी मतलब अविश्वसनीय। शतक पूरा करने के बाद तो वो और भी खतरनाक हो गई। हाँ, स्नेह राणा पर वो एक्स्ट्रा कवर ड्राइव चौके के लिए और फिर अगली ही गेंद पर स्लॉग स्वीप पर छक्का। वो उनका कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। उन्होंने दबाव को जैसे महसूस ही नहीं होने दिया। गार्डनर के साथ वो 95 रन की पार्टनरशिप, उसने मैच का रुख ही बदल दिया। वो साझेदारी इस रन चेज की रीढ़ की हड्डी साबित हुई। उन्होंने न सिर्फ तेजी से रन बनाए, बल्कि भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। भारत ने फिर कोशिश की वापसी की, हीली को आखिरकार आउट किया 142 के स्कोर पर। क्या पार थी वो। और फिर तहालिया मेघरा भी जल्दी आउट हो गई। जी, उस वक्त लगा कि शायद भारत फिर से मैच में आ गया है। 2 बड़े विकेट जल्दी जल्दी गिरे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में गहराई है, और सबसे बड़ी बात, रिक्वायर्ड रन रेट तब भी कंट्रोल में था। लगभग रन बॉल चाहिए था। सही कहा। इसलिए उन्होंने पैनिक नहीं किया। गार्डनर और सोफी मोलिनिक ने पारी को संभाला, हालांकि दोनों जीत से पहले आउट हो गई। लेकिन उन्होंने ये पक्का किया कि रन रेट हाथ से ना निकले। बहुत समझदारी से खेला उन्होंने उस फेज में, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस दिखाता है, प्रेशर को हैंडल करने की क्षमता। उन्हें पता था विकेट्स बचाना जरूरी है। और फिर आया मैच का सबसे बड़ा ड्रामा। एलिस पेरी की वापसी। हाँ, आखिरी 12 ओवर में 73 रन चाहिए थे और 45वें ओवर की शुरुआत में पेरी क्रैम्प्स से जूझने के बाद वापस बैटिंग करने आई। ये कितना बड़ा बूस्ट था ऑस्ट्रेलिया के लिए। मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत बड़ा। पेरी का क्रीज पर होना ही एक अलग बात है। उन्होंने आकर पारी को संभाला, स्कोर को आगे बढ़ाया, मैच बिल्कुल आखिर तक गया। आखिरी 7 गेंदों में 6 रन, मतलब नाखून चबाने वाला मोमेंट था। और फिर पेरी लॉन्ग ऑन पर सीधा छक्का, मैच खत्म। 1 ओवर पहले ही ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से जीत गया। पेरी 47 नॉट आउट। क्या फिनिश था, कमाल का जज्बा दिखाया पेरी ने। अविश्वसनीय। रिटायर हर्ट होना, दर्द में वापस आना और फिर ऐसे छक्का मारकर मैच जिताना, ये दिखाता है कि वो किस मिट्टी की बनी है। एक फाइटर की तरह खेली वो। तो अगर इस मैच के हीरोज की बात करें, हाँ। जाहिर है ऑस्ट्रेलिया से कई नाम है। हाँ, सबसे पहले तो एलिसा हीली, वो 142 रन की पारी। फिर एनाबेल सदरलैंड के वो 5 विकेट, जिन्होंने भारत को शायद 20-25 रन कम पर रोका। और एलिस पेरी का वो जुझारूपन और नाबाद 47 रन। और भारत की तरफ से स्मृति मंधाना की वो 80 रन की पारी बेहतरीन थी। प्रतीका रावल के 72 रनों ने मंच तैयार किया। और गेंदबाजी में श्रीचरणी ने 3 विकेट लिए, दीप्ति शर्मा ने 2। उन्होंने भारत को मैच में बनाए रखा था। जेमिमा का ऑलराउंड योगदान भी अहम था। तो इस मैच की अहमियत क्या देखते हैं आप? ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा, बल्कि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करके बाकी टीमों को भी एक संदेश दे दिया। बिल्कुल, ये जीत ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस और ऊपर ले जाएगी। ये दिखाता है कि उनकी टीम किसी भी सिचुएशन से मैच निकाल सकती है। और भारत के लिए, हाँ, भारत के लिए क्या सबक? देखिए, 330 बनाना बहुत बड़ी बात है। ये उनकी बैटिंग की ताकत दिखाता है। लेकिन वो आखिरी ओवरों का बैटिंग कोलैप्स और फिर डेथ ओवर्स में गेंदबाजी, जहां वो मैच को कंट्रोल नहीं कर पाए, ये ऐसे एरिया हैं जहां उन्हें सोचना होगा। सर, 7 गेंद पहले ऑल आउट होना और फिर गेंद से मैच फिनिश न कर पाना, बड़े टूर्नामेंट में ये महंगा पड़ सकता है। निश्चित रूप से ये छोटे छोटे मार्जिन ही हार जीत का अंतर तय करते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक जबरदस्त मैच था। हाई स्कोरिंग, शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन, रिकॉर्ड्स, उतार चढ़ाव, दबाव, सब कुछ था इसमें। और अंत में एक चैंपियन टीम ने दिखाया कि वो चैंपियन क्यों है। सही कहा। ये महिला क्रिकेट के बढ़ते स्टैंडर्ड का भी एक सबूत है। ये मैच दिखाता है कि अब सिर्फ बड़ा स्कोर बनाना ही काफी नहीं है। आपको पूरे 50 ओवर और फिर गेंदबाजी में भी आखिरी गेंद तक लड़ना होगा। दबाव में शांत रहना और मैच को सही तरह से फिनिश करना, यही सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या ये सिर्फ एक अनोखा रोमांचक मैच था, या ये महिला क्रिकेट में एक नए दौर का संकेत है, जहां अब शायद 330-340 का स्कोर भी डिफेंड करना मुश्किल होता जा रहा है। एक बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद आने वाले मैच हमें इसका जवाब देंगे।